हाय, वेलकम टू एसके टीचिंग सेंटर। ठीक है, यहाँ आइए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाएंगे। कल हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट तक पढ़ लिए थे, आज उसका पढ़ाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक का अवनमन। उसका अवनमन क्या है? ठीक है, देखिए कुछ लोग कह रहे थे इसमें कि लाइव आइए, लेकिन लाइव नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि 100,000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा है, इस कारण से हम लोग थोड़ा लाइव नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, 1000 कम से कम 1000 पूर जाएगा तो हम जरूर लाइव आएंगे और आप लोग को भी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाइए और करिए। और पार्ट 5 आज चलेगा, कल इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 डाले थे कल, और आज पार्ट 5 डाल रहे हैं। थोड़ा काम की वजह से नए वीडियो डाल पाते हैं, कोई बात नहीं है, देखते रहिए, मजा लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। चलिए आइए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए आप लोग चालू कीजिए। अब ध्यान इधर उधर से हटा लीजिए, हम चालू कीजिए। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि हिमांक का अवनमन। फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ दिए थे, अब उसका डिप्रेशन पढ़ेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डबल ई है यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट। थोड़ा मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, थोड़ा वर्ड में मिस्टेक होता है, आप लोग से भी होगा। आप लोग जब मास्टर बन जाइएगा ना, वैसे मास्टर हम लोग है ना, थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए, आप लोग मास्टर बन जाएंगे। चलिए आइए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक का अवनमन। अब हिमांक का अवनमन क्या है? लिखिए, जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को, क्या बोले, जब नॉन वोलाटाइल यानी कि अघुलनशील, नॉन वोलाटाइल मतलब अघुलनशील, यहाँ पर एक बात की, थोड़ा सा आप लोग सोच रहे हैं कि सर हिंदी यूज कीजिए, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश भी यूज कीजिए। ठीक है, इंग्लिश यूज करने से होता है कि आप लोग का थोड़ा मेमोरी पावर बढ़ेगा और किसी के सामने थोड़ा बेहतर महसूस कीजिएगा कि हम लोग भी थोड़ा इंग्लिश बोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट में, सोल्यूट को, जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तब क्या होता है? जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तब सॉल्यूशन का क्या होता है कि तब सॉल्यूशन में क्या होता है? वाष्पदाब। वाष्पदाब यानी कि वेपर प्रेशर, VP, वेपर प्रेशर। ठीक है, जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तब सॉल्यूशन का वाष्पदाब घट जाता है। क्या होता है कि घट जाता है। इसी कारण तो क्या आता है, इस कारण हिमांक भी घट जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आइए, जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को यानी कि अघुलनशील सोल्यूट को किसी सॉल्यूशन में मिलाते हैं, ठीक है, तब नहीं, यहाँ पर सॉल्यूशन में नहीं मिलाएंगे, एक चीज यहाँ पर सॉल्यूशन में नहीं मिलाएंगे, सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्वेंट, मिस्टेक हो गया,
सॉल्वेंट में मिलाते हैं ना, तब ना सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन में नहीं मिलाएंगे, सॉल्वेंट में मिलाएंगे तब ना सॉल्यूशन बनेगा। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तब सॉल्यूशन का क्या होता है, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर घट जाता है। इसी कारण से हिमांक भी घट जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, हिमांक भी घट जाता है। तो इसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। लिखिए, आप लोग लिख लिए होंगे तो आप ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 को लीजिए, यहाँ 2 पर 2 लीजिए, एक यहाँ, ये 2 पॉइंट लीजिए, यहाँ एक फर्स्ट पॉइंट और ये मेरा हो गया सेकेंड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये और सेकेंड पॉइंट हो गया ये। फर्स्ट पॉइंट अगर आप यहाँ से लिए और मेरा ग्राफ ऐसे सीधा गया और ये बिंदु को काटते हुए ऊपर चला गया। ठीक है, और सेकेंड बिंदु पर अगर आप फिर यहाँ से लिए, थोड़ा ज़्यादा लिए हैं तो इसका ज़्यादा भी ग्राफ बनेगा। यहाँ लिए और फिर यहाँ चला गया। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, यहाँ वो दोनों का मिलन स्थल, यहाँ भी दोनों का मिलन स्थल। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पर टेम्परेचर लीजिएगा। ठीक है, टी अब इधर यहाँ पर लिए टी नोट अब, ये टोटल क्या हो गया, टी नोट एफ, और अब टी नोट एफ ये हो गया और यहाँ तक ये क्या होगा, टी एफ। ठीक है, यहाँ टी नोट एफ और यहाँ पर टी एफ। अब टेम्परेचर दीजिए, ये टेम्परेचर ले लिए, नहीं सॉरी, टेम्परेचर तो यहाँ पे लिए T4 टेम्परेचर, टेम्परेचर तो नीचे से ही देता है ना, तो टेम्परेचर यहाँ पर लिए। ठीक है, अब परिभाषा के अनुसार चलिए, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को लेंगे, ये लिए यहाँ पर, ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे सीधा हुआ और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ दोनों का मेन पॉइंट, क्योंकि यहाँ दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ पर वोलेटाइल सोल्यूट लिए तो वो घुलनशील है, इस कारण से थोड़ा इसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन, ये मेरा क्या हो गया, ये क्या हो गया सॉल्यूशन, और ये क्या हो गया सॉल्वेंट। कहेंगे एफपी यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू टी नॉट एफ। इसको ऐसे सूचित किया जाता है, एफपी ऑफ सॉल्यूशन, इसको ऐसे सूचित किया जाता है। टी दे देंगे और एफ, यहाँ क्या कहेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को इससे डिनोट करेंगे, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर होगा यहाँ पर, तब यहाँ पर यानी कि प्योर, ऐसे याद रखिएगा, यानी कि महात्मा लोग टिक्का लगाता है यहाँ पर, क्या है शुद्ध आदमी है, उच्च क्वालिटी का आदमी है, उसी तरह यहाँ पर इसका ये टिक्का लगा यानी कि प्योर है, शुद्ध है। तो एफपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट टी नोट है और एफपी ऑफ सॉल्यूशन टी है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, इसके लिए हम लिख सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, ठीक है, डेल टी एफ इक्वल टू टी नोट एफ। ठीक है, टी नोट एफ माइनस टी एफ, ये टी नोट एफ माइनस टी एफ, डेल टी एफ इक्वल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ। तो इसको ये मेरा फाइनली हो गया कि डेल यानी कि डिप्रेशन
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अपनमन इसका क्या होता है कि प्योर सॉल्वेंट माइनस प्योर सॉल्वेंट माइनस प्योर सॉल्यूशन। ये मेरा जाकर के ये ग्राफ से ये निष्कर्षण निकला कि प्योर सॉल्वेंट माइनस प्योर सॉल्यूट, ठीक है। ये परिवर्तन जब नॉन वोलेटाइल है ना, इसी कारण से हमने यहाँ ग्राफ जो है ऐसे थोड़ा सरल रेखा में नहीं दिया या टेढ़ा रेखा में, ठीक है। किसी सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन में मिलाते हैं तब सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब क्या होता है, उसका वाष्प दाब घट जाता है, और इस कारण से हिमांक जो होता है उसका वो भी घट जाता है। हमारा हिमांक जो होगा ये वो भी घट जाता है। तो इसी कारण से इसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उतारिए आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतारिएगा। अब सेकेंड टॉपिक आइए। प्रयोग से कोई भी चीज की है, अभी हम ग्राफ बनाए उतना उसका डिप्रेशन पढ़ लिए, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लिए। अब उससे हमको क्या पता चलता है, क्या निष्कर्ष निकला, तो लिखिए। इस प्रयोग से क्या पता चला, बोलिए। इस प्रयोग से हमें पता चलता है कि हिमांक का अवनमन यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, समानुपाती होता है। इस प्रयोग से हमें पता चलता है कि हिमांक का अवनमन जो है वो क्या होता है, मोललता के समानुपाती होता है। तो आप लोग का समानुपाती का चिन्ह पता होगा। इसे एक चीज गौर कीजिएगा कि ये सब जो है डिनोटेड किससे सूचित क्या आता है, हम हर वीडियो में देते हैं। इसे अगला चैप्टर जो होगा वैसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब आप लोग को याद रखना है। इससे पहले वाला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में वो सब वीडियो में हम ये सब लिखाते हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग याद रखिए थोड़ा बहुत, ठीक। ये समानुपाती, ये क्या का चिन्ह है, समानुपाती। तो डिप्रेशन इन एफ समानुपाती क्या है, मोललता, मोललिटी, ठीक है। डेल टी एफ समानुपाती, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए समानुपाती को क्या बोलते हैं, समानुपाती को जब बराबर के रूप में लाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। समानुपाती को जब बराबर के रूप में लाते हैं क्या लेते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं। टी एफ इक्वल टू के इंटू एम। ये पॉइंट पर गौर कीजिएगा, ठीक है, कि जब समानुपाती से बराबर में लाया जाता है तब क्या होता है कि एक कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। यानी कि फाइनली मेरा क्या हो गया, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। जितना भी हम ये चीज को अगले वीडियो में हम ये सब को घेरे थे वो सब को आपको याद रखना है। उस पर सब बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है, कंपटीशन में भी सॉल्यूशन से कन्फर्म एक क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हम भी जो है एग्जाम 2, 3 गो 4 गो दे चुके हैं, ठीक है। हर कंपटीशन में कम से कम एक सवाल सॉल्यूशन से जरूर पूछता है, वो चाहे इस पर पूछ दे या फिर मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे मतलब एक ना एक क्वेश्चन कन्फर्म ही पूछ देता है। तो आप लोग को थोड़ा सा ये जितना भी हम घेरा लगाते हैं तो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब तो लिख दिए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए किसको किससे डिनोटेड किए हैं। वैसे हम बताते हैं हर वीडियो में, यानी कि डेल टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन एफ पी यानी कि हिमांक का अवनमन। यहाँ पर क्या है
कि हिमांक का अवनमन। इसका मतलब क्या हो गया, हिमांक का अवनमन। एम्फोर्स आपको पूरी तरह से पता होगा, मोललिटी, ठीक है। के एफ मोल डिप्रेशन कांस्टेंट, MOL, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। या फिर इसको ऐसे इसको सेकेंड लिख सकते हैं, क्रॉसपिक कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं, क्रॉसपिक कांस्टेंट। इसको ऐसे के आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रॉसपिक और क्रॉसपिक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। उतारिए आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे यहाँ पर कुछ नॉमरिकल इससे बना लेते हैं, ठीक है। नॉमरिकल बना लेते हैं इसे। हाँ, इससे पार्ट 4 वाला में कुछ नॉमरिकल दिए थे आप लोग। जब यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जरूर बनाइएगा। पार्ट 4 वाला नॉमरिकल एकदम सुनिश्चित आप लोग नॉमरिकल बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नॉमरिकल था। बना के कमेंट कीजिए इसके टीचिंग सेंटर पर, यहाँ उसका आंसर मिलेगा। और कुछ दिन में हम लोग अब सेट बनाएंगे एक, ठीक है। उसमें सेट में तैयारी करेंगे कौन कितना नंबर ला सकते हैं। आइए पॉइंट, हिमांक के अवनमन द्वारा सोल्यूट के मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट आप लोग समझ रहे होंगे, अनुभार, अनुभार की गणना करें। यानी हिमांक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के द्वारा आपको जो है कोई भी सोल्यूट दे दिया, यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही होगा, उसका आपको अनुभार ज्ञात करना है। उसका अनुभार को ज्ञात करने के लिए उसके लिए सूत्र क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए, डेल टी एफ, ये क्या हो गया आपका, हिमांक का अवनमन। इस इतना दूर के लाइन को इससे सूचित कराएंगे, ठीक है। डेल टी एफ इक्वल टू के, ध्यान दीजिएगा, समानुपाती से बराबर में आने के लिए कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पर के लिए के इंटू एफ एम। आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो ये समझिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप लोग यदि ये लिखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। डेल टी एफ यानी हिमांक का अवनमन इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एफ एम, ये हुआ, ठीक है। अब आइए, डेल टी एफ इक्वल टू, अब इसी को यानी कि मोललिटी को ही तोड़ रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पर मोललिटी को हम पूरी तरह से डिटेल कर रहे हैं, तो के एफ इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बटे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट गुना 1 बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको केजी में लेना है, यानी 1 kg, 2 kg, 3 kg, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट गुना 1 बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब आइए फिर यहाँ पर लिख सकते हैं मोलिकुलर वेट किसका ज्ञात करना है हमको,
सोल्यूट का, तो यहाँ पर सोल्यूट लिखेंगे। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं Kf इंटू वेट ऑफ सोल्यूट बटे डेल Tf, यानी कि हिमांक का अवनमन। ठीक है, डेल Tf गुना 1 बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मेरा फाइनली सूत्र हो गया। यानी हिमांक के अवनमन द्वारा मॉलिक्यूलर वेट की गणना करें पूछे तो ये आप ये सूत्र से निकाल सकते हैं। यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू Kf इंटू वेट ऑफ सोल्यूट बटे डेल Tf गुना 1 बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। किसके? हिमांक के अवनमन में जब सोल्यूट पूछे तब ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। और एक बात यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, एक ही इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, नोट देख लीजिए यहाँ पर। Fp ऑफ प्योर वाटर यानी प्योर शुद्ध वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा कितना होगा, उसका जमनांक कितना होगा, उसको ऐसे टी नोट एफ। नोट तो टिक्का तो ऊपर में रहता है ना, तो इसका ऊपर दीजिए टी नोट एफ इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। शुद्ध वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको जब केल्विन में बदलेंगे तो 273 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 0 + 273 केल्विन, यानी कि 273 केल्विन। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये कंफर्म रहिए। और सेंटीग्रेड को जब केल्विन में बदलते हैं तो 273 से जोड़ते हैं उसमें, तो 273 0 जोड़ 273 इक्वल टू 273 केल्विन। यानी कि शुद्ध वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273 केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, चलिए नॉमरिकल। पहला नॉमरिकल लिखेंगे, देखिए आप लोग, जब यूरिया को जल के साथ मिलाया जाता है तब, लिखिए, जब यूरिया को जल के साथ मिलाया जाता है तब सॉल्यूशन का हिमांक, ठीक है, तब सॉल्यूशन का हिमांक -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तब हिमांक का अवनमन ज्ञात करें। बनाइए, जब यूरिया को जल के साथ क्या कहता है कि मिलाने के लिए, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन मिलाने बोल रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। ठीक, जब यूरिया को जल के साथ मिलाया जाता है तब सॉल्यूशन का हिमांक कितना हो जाता है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तब उसके क्या कहना है कि Fp डिप्रेशन ऑफ Fp, यानी कि हिमांक का अवनमन ज्ञात करें। बनाइए आप लोग, और हम भी बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए Tf कितना है मेरा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, Tf कितना है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। और T नोट F कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि हम बताए थे कि शुद्ध वाटर का Fp 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मेरा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डेल Tf इक्वल टू 1। यही पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। Tf इक्वल टू -3 डिग्री सेंटीग्रेड और T नोट F इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि हम इसके जस्ट पहले बताए थे कि Fp ऑफ प्योर वाटर इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमसे क्या पूछ रहा है, डेल Tf इक्वल टू व्हाट। इसको बनाइए। इसके लिए सूत्र था डेल Tf इक्वल टू T नोट F माइनस Tf। यहाँ पर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड
-3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको हल कीजिए तो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस माइनस प्लस 3 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इसका आंसर क्या निकला कि हिमांक का अवनमन यानी कि डेल, यहाँ पर डेल टी एफ इक्वल टू इसका रिजल्ट क्या निकला 3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको यह तो आपको हल्का लगा होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर सवाल लिखिए। 5 मोललता ग्लूकोज, लिखिए आप लोग, 5 मोललता ग्लूकोज के जलीय विलयन का हिमांक, 5 मोललता ग्लूकोज के जलीय विलयन का हिमांक में अवनमन ज्ञात करें। लिख लिए, बनाइए। 5 मोललता ग्लूकोज के जलीय विलयन का हिमांक में अवनमन ज्ञात करें। बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कितना आंसर आ सकता है। फर्स्ट सवाल हुआ, फिर सेकेंड सवाल लिखिए। 10 मोलल शुगर के जलीय विलयन का हिमांक ज्ञात करें। क्या बोले, 10 मोलल शुगर यानी कि चीनी के जलीय विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। 10 मोलल शुगर के जलीय विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या हुआ, थर्ड नंबर न्यूमेरिकल। आइए अब ये दो को बना लिए होंगे, तब कुछ अब नोट पॉइंट लिखिए। ये दोनों को बनाइए और पार्ट 6 में इसका जवाब सुनेंगे जरूर। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए पार्ट 6 में, क्योंकि आज अभी पार्ट 5 हम लोग पढ़ा रहे हैं। इससे पहले कल पार्ट 4 पढ़ाए थे और आज पार्ट 5। ठीक है, चलिए आइए अब नोट पॉइंट कुछ लिख लीजिए। देखिए, यदि कोई भी चीज होता है तो उसका सारांश निकलता है, उसी तरह हम इसका सारांश लिखा रहे थे। या के बी इज इक्वल टू आर इंटू टी नोट बी। ठीक है, आर इंटू टी नोट बी, टी नोट बी इसका स्क्वायर। इसको हम सबको समझाएंगे कि क्या क्या हम लिख रहे हैं, आप लोग कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। बटे 1000 एल भी। बहुत गर्म लग रहा है, बहुत गर्म है, कोई बात नहीं। इसको के बी इक्वल टू आर इंटू टी नोट बी स्क्वायर बटे 1000 एल भी। अब लिखिए यहाँ पर के बी को हम किससे डिनोट कीजिए, जहां के बी यही ना, के बी यानी कि मोल इन्वेंशन कांस्टेंट। के बी इक्वल टू मेरा क्या हो गया, मोलर इन्वेंशन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट। और क्या हो गया मेरा जाकर के, गैस कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट। अब बोलिएगा कि गैस कांस्टेंट क्या है। यहाँ पर लिखिए 0.082 लीटर पर एटीएम को क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। यानी कि इतना लीटर को क्या बोलेंगे, गैस कांस्टेंट। इतना पर जब कोई पदार्थ हो तो वो गैस कांस्टेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ देखिए 0.082 लीटर या फिर एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिकल यानी कि वातावरणीय दाब। इसको यहाँ पर जूल पर केल्विन ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पर 2 केल्विन। इसको यहाँ पर केल्विन में चेंज करने के लिए यहाँ पर 2 केल्विन लिख सकते हैं, यानी कि 2 केल्विन बराबर 8.312 जूल पर केल्विन। ठीक है, अब आइए यहाँ पर
यहाँ पर समझ गए होंगे, ये सब लिखा दिए हैं यहाँ पर इसके लिए। और टी नोट बी इक्वल टू बी पी ऑफ प्योर वाटर, एल भी यानी कि लिक्विड से गैस में, यानी कि लेटेंट हीट फॉर वेपर प्रेशर यानी कि वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा, एल भी यानी कि क्या हो गया, वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा। ठीक है, ये अब आई सेकेंड। सेकेंड क्या है कि के एफ इक्वल टू आर इंटू टी नोट एफ स्क्वायर बटे 1000 इंटू एल एफ। ठीक है, बटे 1000 इंटू एल एफ। आइए इसका वेयर एल एफ क्या है भाई, यहाँ पर आप के एफ पहले जान लीजिए। के एफ क्या है कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। टी नोट एफ क्या है भाई, एफ पी यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। एल टू एल एफ क्या है यहाँ भाई, एल से एफ में जा रहे हैं, यानी कि हिमांक के लिए गुप्त उष्मा। ठीक है, यदि हिमांक के लिए गुप्त उष्मा पूछे तो के एफ इक्वल टू आर इंटू टी नोट एफ स्क्वायर बटे 1000 इंटू एल एफ हो जाएगा। ठीक है, वो हिमांक के लिए गुप्त उष्मा पूछे तो ये हो जाएगा। और वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा पूछे तो इससे पहले वाला जो लिखाए थे मेरा वो हो जाएगा, यानी कि लेटेंट हट फॉर फ्यूजन। ठीक है, ये आज का मेरा लास्ट टॉपिक है। और अब हम कल चलेंगे ऑस्मोसिक यानी कि परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है, और सब इसके बारे में पढ़ाएंगे। और इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ज़रूर 1000 के बाद हम लाइव आएंगे, और लाइव में और थोड़ा मज़ा आएगा और हमें खुशी हो कि आप लोग हमको लाइव लाने का काम किए होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद अब। और इसी तरह में हम लोग कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सब्सक्राइब करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, और हम लोग का इसी तरह से मन बढ़ता रहेगा। धन्यवाद, फिर हम लोग कल मिलते हैं।